आज के वक्त में दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि आप चप्पल बदलेंगे उससे पहले लोगों के विचार बदल जाते हैं। इतना जो है वो लोगों के अंदर अब विचारधारा को लेकर के स्पेस है। सिर्फ सिर्फ इतना भर। कुमार विश्वास एक वक्त में जो दुबई में जा जाकर के फेमस हुए, कुमार विश्वास जो गांधी जी का नाम लेकर के खूब फेमस हुए, लेकिन अब देखिए कुमार विश्वास का किस तरीके का रूप निकल करके सामने आ रहा है और कुमार विश्वास क्या कर रहे हैं। कुमार विश्वास कल योगी आदित्यनाथ के साथ में एक मंच साझा कर रहे थे, जिस मंच पर राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक एक करके उस पर बात करूंगा और उसके साथ में धीरेन्द्र शास्त्री को लाने के लिए एक स्पेशल प्लेन भेजा गया। स्पेशल प्लेन भेजा गया धीरेन्द्र शास्त्री को लाने के लिए, और उस प्लेन को भेजा गया तो उस प्लेन में जो खर्चा आया, जो फ्यूल का खर्चा है या बाकी जो खर्चा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री के माथे पर ना मढ़ा जाए, इसके लिए बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से चालबाजी की है जरा गौर से देखिएगा। यानी एक तरीके से सरकार बीजेपी जो है बिछी हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर जो है वो सवाल पूछा जाना चाहिए कुमार विश्वास से कि ठीक ठाक आपका काम चल रहा है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है, ठीक ठाक शोहरत भी है आपके हिसाब से, फिर उसके बाद में क्यों राज्यसभा जाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कुमार विश्वास, जरा एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। कुमार विश्वास उन्होंने कहा कि आगरा में कब्रिस्तान देखने की बजाय युवा बड़ी मात्रा में अब अयोध्या जा रहे हैं। यहीं से समझ लीजिए कि चप्पल और विचारधारा और वो सारी बातें कहां पर जाकर के फिट बैठती हैं। एक वक्त में कुमार विश्वास दुबई में जा जाकर के मुशायरों में गा गा करके खूब फेमस हुए और वहां पर भी खूब तालियां बटोरी और हिंदू मुसलमान के तराने गाए, दुनिया भर की चीजें। लेकिन आज देखिए आगरा के ताजमहल को कब्रिस्तान और सफेद कब्रिस्तान कहकर के इन्होंने बुलाया है कि एक सफेद कब्रिस्तान को देखने की बजाय अयोध्या जा रहे हैं। चलिए इतनी बात भी। इसके बाद में कुमार विश्वास जो है वो कहते हैं कि तुम तो यानी कांग्रेस अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी में ही लगे रहे, और इसके बाद में ये मंच पर बैठ करके कहते हैं कि अब बीजेपी के लोगों को गांधी जी को भी ले लेना चाहिए। मतलब गांधी जी जो है वो कोई गोभी का फूल है कि ठीक है आज जो है वो बैंगन नहीं लेंगे, आज गोभी का फूल बनाएंगे, गोभी लेकर के चलते हैं, गोभी का एक फूल लेकर के चलते हैं, गोभी बनाएंगे, आज बैंगन नहीं लेंगे। क्या इस तरीके से है किसी को लेना? बरसों बरस लगते हैं गांधी जी को। ऐसा नहीं कि आप फोटो लेकर के आए बाजार से और टांग दिया दीवार के पीछे और गांधी जी आपके हो गए। बरसों बरस लगते हैं। जो इतिहास है आपका, अरे गोडसे ने गोली मारी गांधी जी को और उस गांधी जी को आप कह रहे हैं कि बीजेपी ले ली। गजब है साहब। बीजेपी के नेता गोडसे का महिमा मंडन करते, आरती उतारते हैं गोडसे की, उनके पुतले बनाते हैं और कह रहे हैं कि गांधी जी को ले ले। कमाल है साहब। जैसे ये महापुरुष ना हुए, जैसे कि मान लो कोई सूट हो गया कि ठीक है आज नीले रंग का पहन लेते हैं, आज पीले रंग का पहन लेते हैं, आज सफेद रंग का पहन लेते हैं। और सुनिए जरा, ये साहब जो है वो योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे हुए थे और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा खराब हो गई है। ये कह रहे हैं, मैंने वीडियो सुनी है बाकायदा, कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं सुना रहा हूं। कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, राजनाथ सिंह भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई। अरे साहब आप यूपी में रहते हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? दूसरी बात, ये गाजियाबाद की, नोएडा की हवा कैसी है बता दीजिए जरा। छोड़ दीजिए आप कलकत्ता रहते होंगे, हम कह देते हैं आपको, आप दिल्ली छोड़िए, आप कलकत्ता रहते होंगे, आप लंदन रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं आपके आसपास में पता नहीं कितने हजारों रुपए के, लाखों रुपए के एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं। छोड़ दीजिए आपकी बात को, व्यक्तिगत करते ही नहीं है। जरा पूछ लेता हूं मैं आपसे सवाल, कुमार विश्वास जी, नोएडा की हवा कैसी है? हिमालय जैसी है? गाजियाबाद की हवा कैसी है? बताइए जरा। मुंह नहीं खुल पाया आपका, और आप अपने आप को बहुत 56 इंच की छाती वाला बताते हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए थे, आप मुंह नहीं खुल पाया आपका, और आप कह रहे हैं दिल्ली की हवा जो है वो खराब हो गई है। अरे दिल्ली नहीं, हरियाणा की हवा भी खराब हो गई है, दिल्ली की हवा भी खराब है, यूपी की हवा भी खराब है, लेकिन आपकी हवा जो है ना टाइट हो चुकी है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर जिगरा नहीं है कि सरकार से कुछ तो कम से कम बोल दे। और यही योगी आदित्यनाथ के लिए देखिए क्या कह रहे हैं
यही योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं कि योगी जी की पीढ़ी कहती है कि कोई आपके घर पर कूड़ा फेंके तो। दरअसल इन्होंने ये कहा कि 3 पीढ़ियां बीजेपी के अंदर काम कर रही है आज के वक्त में। एक अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त की पीढ़ी है जो कहती थी कि कूड़ा अगर कोई आपके घर पर फेंक जाए तो उस कूड़े को साफ कर दो। अब एक दूसरी पीढ़ी है मोदी जी की, राजनाथ सिंह की पीढ़ी है, वो कहती है कि अगर कोई आपके घर पर कूड़ा फेंक करके गया है तो कूड़े को भी साफ उसी से करवाओ। और अब तीसरी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ की। तीसरी पीढ़ी योगी आदित्यनाथ की है जो कहती है अगर कोई आपके घर पर कूड़ा फेंक करके गया है तो उसको साफ कर दो, यानी कूड़ा फेंकने वाले को खत्म कर दो। बड़ा जो है वो अहिंसा की, सत्य की, बापू की, और आजकल तो इनका फेवरेट है भाई, राम कथा करते हैं ये, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। और इतने हल्के विचार इनके, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हो और लोगों को साफ करने की बात करते हो। गजब है भाई। हालांकि कुमार विश्वास के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी पत्नी को अशोक गहलोत की सरकार ने आरपीएससी की सदस्य बनाया और उसके बाद में लंबे वक्त तक वो रही। अभी उनका एक धांधली में जो है वो नाम आया, फिर इस्तीफा उन्होंने दिया। लेकिन इतना भी जो है वो आदमी को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इन्होंने बड़े जो है वो कई चैनलों पर बैठ करके गांधी जी के किस्से सुना करके, नेहरू जी के किस्से सुना करके, इंदिरा जी के किस्से सुना करके खूब वाहवाही बटोरी है। और अब देखिए साहब, राज्यसभा जाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करने के लिए अपन तैयार हैं। अब ये उसके बाद में कहते हैं कि योगी जी सम्मान से बुला रहे हैं। सम्मान से बुला रहे हैं, नहीं तो सम्मान से भी बुला सकते हैं महाराज जी। भाई इतना काहे का डरना? महाराज जी तो ऐसे बुला रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी सदी रियासत के जो है वो राजा हो। मुख्यमंत्री हैं साहब, मुख्यमंत्री के तरीके से ट्रीट करिए। आप तो बड़ी दिलेरी दिखाते थे, लेकिन क्या है, सोचिए क्या है, किस तरीके से नाम नहीं ले पा रहे हैं उनका। महाराज जी सम्मान से बुला लेंगे। अरे भाई सम्मान भेज करके किसी को बुला रहे हैं, खुद कह रहे हैं ना आप उनके बारे में, खुद बता रहे हैं ना उनके बारे में कि वो किस मिजाज के आदमी है। डर गए हैं क्या कुमार विश्वास जी? या फिर सीधे तौर पर वही कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि पत्नी वाला मामला है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। खैर, एक आदमी की अगर बात हो तो कुछ बात समझ में आए। यहां तो अगर कुएं में ही भांग मिल गई है तो फिर क्या ही कहा जाए। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा हैं, ऐसे बोलना चाहिए, क्या कमाल है। तो धीरेंद्र शास्त्री जो है उनको लेकर के आता है एक जेट जो कि शासकीय विमान है, छत्तीसगढ़ की सरकार का है। और इस जेट में जब वो आए हैं तो बाकायदा अब तो पूरा लेटर सामने आ गया है। मैं आपको लेटर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ये वीडियो देखिए। ये उस जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन जो है वो इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद में पत्रकारों से बात करते हैं। सुनिए जरा एक बार। अरे ये बात है क्या लेने या आ गया नहीं तो फिर दिक्कत एक हाथ आप नीचे करोगे क्या थोड़ा सा आ गया ऊपर मुनि का शॉट बना जल्दी आ गया सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम, हृदय प्रणाम। अरे वीडियो में गलत आ गई। अरे कंटिन्यू मुनि का आंदो चलिए हटिए आप लोग, आइए आप लोग। सीताराम 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 गुरुजी ठीक है महाराज, तैयारी कैसी है? बढ़िया है सर। अच्छा पूरा मंडल तैयार है सर। गुरुजी सीताराम जी सब बढ़िया। जय जोहार। अब जिस विमान से ये आए हैं ना, ये विमान इनको लाने के लिए भेजा गया था। अब चूंकि ये कोई सरकारी आदमी नहीं है, कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई सरकार के मंत्री नहीं है, लेकिन इनको लेने के लिए फिर भी विमान भेजा गया। तो सरकार को पता था कि बड़ा रायता फैलेगा और इसीलिए एक ट्रिक अपनाई गई। ट्रिक ये अपनाई गई कि एक मंत्री को इस जहाज में बैठा करके भेजा गया। ये मंत्री और ये जहाज सतना एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश में जाते हैं। जरा ये आप लेटर देख लीजिए। ये विमान जो है वो 9:30 बजे सतना में लैंड करता है और उसके बाद में वहीं से ही एयरपोर्ट से ही
10 बजे ये विमान लेकर के वापस चल पड़ता है। मतलब सीधे तौर पर इनको ले जाने के लिए विमान भेजा गया। बाकी लोग लगे हुए हैं 5 किलो राशन की लाइन में, और महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो तो ये कह दिया जाता है कि भैया 5 किलो राशन भी तो मोदी जी दे रहे हैं। अरे भैया 5 किलो राशन छोड़िए, एक विमान, सरकारी विमान जो है वो जाता है, फिर आता है, फिर एक लेकर के आता है, और उसके बाद में भूपेश बघेल को आप सुनिए, बोले कि ये तो पैसा बटोरने के लिए आ रहे हैं, ये पैसा बटोरने के लिए आ रहे हैं। और अगर ये बहुत बड़े कोई कथावाचक हैं और ये बहुत बड़े कोई शास्त्री हैं, तो हमारे जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे कथावाचक हैं, उनके साथ में आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, पता चल जाएगा जरा। भूपेश बघेल ने कहा धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती है, धीरेंद्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही उनका धंधा है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े महापुरुष हैं, शास्त्री जी हमारे मठ मंदिरों में बैठे साधु महात्माओं के साथ में शास्त्रार्थ करके दिखाए। सर इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। जिस वक्त में धीरेंद्र शास्त्री वो छत्तीसगढ़ में आए, उस वक्त में एक सरकारी अधिकारी इनके पैर छूता है। देखिए जरा, ऑन ड्यूटी सिपाही ने बागेश्वर बाबा के पैर छुए। अभी सिपाही हैं या फिर अधिकारी हैं, दूर से जो है कितना नजर आया, लेकिन चलिए मान लेते सिपाही है, लेकिन ऑन ड्यूटी वर्दी के अंदर एक वर्दीधारी पैर छू रहा है। और अभी हम उत्तर प्रदेश का मामला देख रहे थे, एक दरोगा ने कुरान का जिक्र कर दिया, पैगंबर साहब का जिक्र कर दिया, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई साहब। खैर छोड़िए, बहुत छोटी बात हो जाएंगी। जब इतना सब कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है तो ये बातें कहां ठहर। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि भूपेश बघेल और ये लोग जो है वो देश छोड़ करके चले जाएं। क्यों भाई? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जब से पैदा नहीं हुआ होगा तब से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। सुनिए जरा, जब धीरेंद्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। वो हमें सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में ही 5 साधु हैं, लेकिन इनकी तरह से ढोंगी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरेंद्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में, वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना,
तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और उस यात्रा में थोड़ी दूर चलने के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को बुखार आ गया। डॉक्टर आते हैं, ये उस वक्त की खबर आप देख लीजिए। सनातन एकता यात्रा के दौरान जो है वो हालत बिगड़ गई इनकी, और जब तबीयत बिगड़ी तो मुंह के अंदर इन्होंने थर्मामीटर लगाया टेम्परेचर नापने के लिए। पर्ची खोल करके देख लेते कि भैया बुखार कितने डिग्री है, पता चल जाता। एक पर्ची खोल करके पता चल जाता कि बुखार जो है वो कितने डिग्री है, 100 डिग्री है, 102 डिग्री है, 98 डिग्री है, कितना डिग्री पता चल जाता। आप जो थर्मामीटर लगा करके चेक कर रहे हैं, यानी खुद को जो है वो हल्का सा बुखार भी आ जाए तो थर्मामीटर लगा लेते हैं, और फिर दूसरे लोगों की ये बीमारी ऐसे ठीक, वो पर्ची ऐसे खुल जाती है। मतलब कितना लोगों को जो है वो किस तरीके से क्या क्या कहा जाए इनके बारे में। इनकी एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी कुछ समय पहले, जिसमें ज्ञान दे रहे थे कि पैसा बहुत बड़ी चीज है यारो, अगर लोगों के पास पैसा हो तो लोग दुबई का रेत देखने के लिए भी चले जाते हैं, और ये खुद बगल में जो है रेत में जाकर के दुबई के अंदर मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी कुछ समय पहले जो है इन्होंने बांग्लादेश को लेकर के जिक्र किया कि बांग्लादेश के चौराहे पर एक हिंदू को जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि वो एक हिंदू था। अगर तुम भी आज नहीं जगे तो भारत में तुम भी जलाए जाओगे। समझ में नहीं आता। इनका एक और बयान में देख रहा था, ये कह रहे थे कि भारत में हिंदू डायनासोर की तरह से लुप्त हो सकता है। मतलब गजब है भाई। कोई तो ऐसी बात कहो कि कोई समझ में आ जाए। अरे हिंदू कब से इस देश में है, कब तक इस देश में रहेगा, मतलब ये लोग जो है वो आकर के बताएंगे। इतना भी हिंदू खतरे में नहीं आया कि डायनासोर की तरीके से विलुप्त हो जाए। कमाल है साहब। कुछ भी यहां कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ में, जिस तरीके से मारा काटा गया, वो भारत में होगा। कब तक लोगों को डराओगे इस तरीके से? और फिर सरकार नाम की चीज किस लिए है? सरकार क्यों है भाई? अगर हिंदुओं के साथ में इस तरीके से हो रहा है, हिंदुओं के साथ में इस तरीके से होगा, तो सरकार किस लिए है? और आप अगर गारंटी दे दे कि आज भाजपा की सरकार है, इसलिए एक भी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। वो उन्नाव की लड़की जो मारी मारी फिर रही है, कुलदीप सिंह सेंगर को जो मानत मिल गई है, वो मुसलमान है कि हिंदू है? बताइए जरा। उन्नाव की उस लड़की के साथ में किस तरीके से अत्याचार हुआ। उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया, उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों हड्डियों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों उस पर टाके आए हुए हैं। कौन है वो? हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई? कौन है वो? कौन है बताइए जरा। मतलब कुछ भी बोलना है बस। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि शायद लोगों के दिमाग में कुछ बातें आए। बाकी जो मीडिया और धीरेन्द्र शास्त्री और कुमार विश्वास ढोल बजा रहे हैं वो तो है ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।